जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम लोग आसाम प्रहरी 8 जून वाला जो सेशन करेंगे, 8 जून की बात कर रहे हैं। तो अभी जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमारे कई स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं। एंड गाइस, जैसा मैंने कल बोला था, अभी जब तुम एग्जामिनेशन देकर निकलोगे तो आपका एग्जामिनेशन कैसा भी जाए, आई विश, हम सारी की यही प्रार्थना है, महादेव से प्रार्थना है, ऊपर वाले से, कि आपका एग्जाम बढ़िया जाए। पर फिर भी जो भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट हो, आपका वर्दीनेस, आपकी वैल्यू बिल्कुल कम नहीं होगी। तो इसलिए एकदम अपने सीने को चौड़ा रखकर ही, सर उठाकर ही हमसे आकर मिलिए और मेंस की तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स जैसा भी हो फिर भी मेंस की तैयारी कीजिए, है ना, उसको अफेक्ट नहीं करना है। और अगले साल जो स्टूडेंट अगले साल प्रीलिम्स देंगे उनको तो रेगुलर अपनी पढ़ाई करते जानी है, ठीक है। सो आसाम प्रहरी जो वीकली सेशन हम कर रहे हैं उसका पर्पस ये होगा टू टारगेट मेंस 2025 एंड प्रीलिम्स 2026, जिसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अटैच करूंगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, राइट। आज के आसाम प्रहरी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो हम लोग ये टॉपिक्स करेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस पर्सपेक्टिव से जो ज्यादा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक यहां पर है। देन उसके बाद फिर तुम्हारे लिए एक नई खुशखबरी है, एक और सेक्शन है जिससे आपका वैल्यू एडिशन होगा। और वो सेक्शन क्या है? रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन। ये रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन क्या है? यहां पर मैं तुम्हें हर वीक एक टॉपिक दूंगा। जैसे आज का टॉपिक है फेसेट्स ऑफ अर्बन लोनलीनेस। ये टॉपिक मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये एक टाइप से तुम्हारा होमवर्क है, बस ये होमवर्क मैं डिसाइड करके दे रहा हूं। ये टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे एसे राइटिंग में। प्रशांत सर आपका एसे राइटिंग की क्लासेस क्लासरूम में करवाएंगे, पर हम सबका ये विषय, हम सब ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से भी कुछ मेहनत करें। वीकली एक आर्टिकल तो पढ़ ही सकते हो। और एसे राइटिंग के साथ साथ ये जो रीड एंड रिफ्लेक्ट सेशन है ना, ये आपको जीएस पेपर 4, एथिक्स में जीएस पेपर 5 या फिर बाकी जीएस पेपर्स हैं वहां भी हेल्प करेगा। और जब आप मेन का सेक्शन क्लियर कर लोगे, आप जब इंटरव्यू वाले स्टेज में जाओगे या पर्सनैलिटी टेस्ट वाले स्टेज में जाओगे, तो भी आपके पास इंटरव्यू में आंसर करने के लिए एनफ फॉर्डर पॉइंट होगा। आप रटा रटाया आंसर नहीं करोगे। दैट्स वाई आज से एक रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेक्शन तुम्हारे साथ में आसाम प्रहरी में अटैच कर रहा हूं। आज का टॉपिक है फेसेट्स ऑफ अर्बन लोनलीनेस, जो कि आसाम ट्रिब्यून जून 7 में मेंशन्ड है। आप आसाम ट्रिब्यून के जून 7 के एडिशन को ओपन कीजिए और इस अर्बन लोनलीनेस वाले आर्टिकल को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने की जरूरत है तो नोट्स बना के रख सकते हो। इससे ना आपका एसे राइटिंग चैलेंजिंग नहीं रहेगा, इंटरव्यू में आंसर करने के लिए रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये है सही स्ट्रेटजी, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम लोग जब मेन से स्पेसिफिक हो गया, रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेक्शन तो आपको मैंने बता ही दिया पर्पस। देन प्रीलिम्स स्पेशल वाले सेक्शन करेंगे। ये सारे टॉपिक्स जहां आप देख सकते हो, मुख्यमंत्री एटी कोली दूतीपात स्कीम एक बड़ा अच्छा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ आसाम का टी गार्डन वर्कर्स के लिए। अच्छा, एक और बात क्या कि कुछ वर्ड्स में मेरे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होंगे, बट प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। ये जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड है ना गाइज, इसको भी अलग अलग तरीके से बोला जाता है। कुछ लोग इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो दीज आर जस्ट लैंग्वेज। कुछ टर्म्स होंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन मेरी सही नहीं है, अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अगर आपका पर्पस सीखना है तो कहीं पर भी बुरा नहीं लगेगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, उसकी गारंटी मेरी है। जब हमने भी पढ़ाई की ना, तो हमें भी पढ़ाने के लिए जो टीचर्स थे, चाहे वो उन्होंने हिंदी में पढ़ाया हो या इंग्लिश में पढ़ाया हो, वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स थे। सबके प्रोनाउंसिएशन, सबके उच्चारण की क्षमता अलग अलग होती थी। सीखने पे हमने ध्यान दिया। आपको कई लोग होंगे जो बहकाएंगे, बहकाने का काम करेंगे, इनके बहकावे में मत आओ, क्योंकि वो अपना काम करके निकल जाते हैं और तुम्हारा टाइम बर्बाद कर जाते हैं। इसलिए उनके बहकावे में मत आओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है। ये स्कीम हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से करेंगे। दूसरा क्या होगा? आसाम गर्ल्स सेकंड रनर अप एट ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट। ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल जहां पे ये बताया जा रहा है कि आसाम भारत की बेटी, जिसने ना सिर्फ आसाम बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया काफी कम उम्र में, कहां पर? ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट नाम के शो में। देन एक केव स्पीसीज की बात करेंगे, केव फिश स्पीसीज की बात करेंगे। इससे रिलेटेड एनवायरमेंटल क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं? तेजपुर लीची फेस्टिवल, गर्मी का सीजन है, लीची और आम का स्वाद सब लोग ले रहे हैं, और 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करते हुए तेजपुर लीची फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो हम लोग तेजपुर लीची फेस्टिवल की बात, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे सुपर कंडक्टर साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी का, और इसमें गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसकी बात करेंगे। ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने जो साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी या सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन फील्ड में जो अचीवमेंट हासिल किया है, उसने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर दिया है। और जितने भी लोग हैं जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और बाकी इंडिया के भी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
देखो, एपीएससी असम प्रहरी जो एपीएससी को डेडिकेटेड है, पढ़ाई हमें कैसे करनी है ना, मैंने आपके साथ एपीएससी प्रीलिम्स का पीवाईक्यू करवाया था, अभी मेंस के भी हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। हमारा मेन काम क्या है ना कि पहले एपीएससी ने जो पूछा है हमको उससे सीखना है कि भाई कैसे कैसे आगे क्वेश्चंस पूछ सकता है। दैट इज आवर पर्पस, इसी पर्पस के साथ हमको तैयारी करनी है। एकदम टेंशन नहीं लो तुम आसाम के पेपर के बारे में, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हर सेक्शन पे वर्क हम करवाएंगे, हम सब लोग मिलकर वर्क करवाएंगे। अब तो हमारे साथ नितुल सर भी एसोसिएटेड हो गए हैं, सीनियर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, उनके गाइडेंस में भी, उनके मेंटरशिप में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो बिंदास होकर बिना टेंशन लिए पढ़ाई करनी है बस। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो पहला टॉपिक होगा क्रिटिकल फ्लड एंड लैंडस्लाइड सिचुएशन इन स्टेट। आप पिछले साल का देखोगे ना तो 2024 में भी स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैंने फ्लड को लेकर एक वीडियो डिटेल में बनाकर डाला था, और जैसा मैंने बोला था मेंस में उससे क्वेश्चंस आए थे पिछले साल 2024 में। तो वहां उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हो, और आज फिर से हम लोग कुछ डिटेल्स में डिस्कस करते हैं फ्लड के सिचुएशन को, जिसको हम लोग पेपर 3 एंड पेपर 5 से कनेक्ट कर सकते हैं। पेपर 3 एंड पेपर 5 से कनेक्ट करने का मतलब कि पेपर 3 में क्या हो गया, पेपर 3 में फ्लड वाले क्वेश्चंस डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। पेपर 5 में आसाम में फ्लड का क्या इशू है, लैंडस्लाइड का क्या इशू है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इस तरह से रिलेट करके हम मेंस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जब हमें फ्लड के इशू को समझना है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हमें ना इशू समझना होता है कि इशू क्यों आ रहा है। तो जो रेगुलर फ्रिक्वेंटली फ्लड आसाम के लोग फेस करते हैं, यहां पर आप एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक इमेज देख सकते हो कि हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड हैं ये अभी भी तैनात हैं पूरी तरह से, चाहे बाढ़ का सिचुएशन हो या गर्मी हो। अभी बाढ़ के सिचुएशन में भी ये तैनात है। ये काजीरंगा फॉरेस्ट के पास का एक सीन है। फॉरेस्ट जो फ्लड आता है ना गाइस, फ्लड की वजह से सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवर भी परेशान होते हैं, अफेक्ट वो भी होते हैं। और अब अगर सपोज वो लोग उस रीजन में आ गए जहां पे ह्यूमंस रह रहे हैं, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, एनिमल्स की इलीगल पोचिंग होगी। उसको रोकने के लिए हमारे ये बहादुर फॉरेस्ट गार्ड अभी भी तैनात है। एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन को जो नुकसान होता है वो तो हम जानते ही हैं। इशू की बात करें तो इशू क्या है, वास्ट नेटवर्क ऑफ रिवर्स। अब वास्ट नेटवर्क ऑफ रिवर्स में हम चाहे सबसे बड़े ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें, जो कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर्स में से एक है, और फिर इसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हो गई, तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलकर फ्लड के सिचुएशन को काफी वर्सन कर देते हैं। और साथ ही साथ यूनिक टोपोग्राफी आसाम की, यूनिक टोपोग्राफी क्या कि ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये चाइना से फ्लो करते हुए ऐसे अरुणाचल प्रदेश होते हुए आसाम बहते हुए आगे निकलती है ना, ऐसा ही कोर्स होता है। तो सपोज ये अपर कैचमेंट की बात करें, ये जो अपर वाला पार्ट है इसको हम अपर कैचमेंट बुलाते हैं, अपर कैचमेंट। इस अपर कैचमेंट रीजन में अगर बारिश ज्यादा होती है गाइज, तो वो बारिश का पानी ना काफी तेजी से ये लोअर कैचमेंट वाले रीजन में पहुंचा, और ये लोअर कैचमेंट वाले रीजन के लोग जहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है या इनको इंफॉर्मेशन लेट से मिलता है, ये काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। सो यूनिक टोपोग्राफी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्लड को, सिचुएशन को खराब करने में। देन एक डेटा जो कि मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया है, सोर्स देख सकते हो, वाटर रिसोर्स असम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, asam.gov.in, असम गवर्नमेंट की साइट है, ऑफिशियल डाटा है कि असम का 31.0.5 लाख हेक्टेयर लैंड फ्लड प्रोन होता है, जो कि अराउंड 39.58% या 40% है असम के टोटल लैंड एरिया का। जब इसको नेशनल एवरेज से कंपेयर करते हैं तो नेशनल एवरेज 10.2% ही है। तो सोचो हमारे पूरे भारत में जहां 10.2% लैंड फ्लड से अफेक्टेड है, यहां आसाम में ही आसाम का 40% लगभग लैंड एरिया फ्लड से अफेक्टेड है। सो फ्लड इज रियली अ वेरी बिग इशू, रियली एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम फ्लड के इशू को समझने के लिए कॉजेज पर जाते हैं कि मेन कॉजेज क्या है। तो मेन कॉजेज फ्लड रिवर वाटर से आता है, तो स्टार्ट वहीं से करते हैं कि वास्ट नेटवर्क ऑफ रिवर्स है जो 100 से ज्यादा है, अराउंड 125 रिवर्स, जिसमें असम की जो मेन रिवर्स है वो तो है ही, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय की भी रिवर्स, एंड जो हमारे नेबरिंग नेशन है चाइना एंड भूटान के बाकी रिवर्स वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके वजह से काफी ज्यादा हाई फ्लो रहता है इन रिवर वाटर, इन रिवर्स में। एंड ये जो रिवर्स जो फ्लो करती है ना, ये अपने साथ लार्ज अमाउंट में सेडिमेंट भी कैरी करती है। स्पेशली ब्रह्मपुत्रा के बारे में हम जानते हैं कि ये चाइना के ड्राई रीजन से जब बहते हुए आता है तो काफी ज्यादा ग्रेवल अपने साथ लेकर आता है। जैसे इस पानी के बोतल को देखो, ये पानी का बोतल अभी इतना है, बट अब इस पानी के बोतल में मैं सपोज रेत डाल दूं, ग्रेवल्स डाल दूं, तो धीरे
पानी इतना ही रहेगा बट इसका लेवल बढ़ते जाएगा और पानी बॉटल से बाहर निकल जाएगा। ठीक ऐसा ही रिवर वाटर्स के साथ होता है, ब्रह्मपुत्रा के साथ भी होता है। इसके वजह से हमें रिवर ड्रेजिंग की जरूरत पड़ती है ना, ड्रेजिंग करके सिल्ट को बाहर निकालना, राइट। देन हेवी मॉनसून रेनफॉल, ऑन एन एवरेज की बात करें तो 2818 मिलीमीटर रेनफॉल जो कि करेंट रेगुलरली ना सिर्फ आसाम बल्कि आसाम के साथ साथ बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी होता है, जिसके वजह से ब्रह्मपुत्रा जो ऑलरेडी ग्लेशियल रिवर है, काफी पानी है, उसकी बाकी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी काफी ज्यादा अपने साथ वाटर कैरी करती हैं, और जब इतना वाटर कैरी करेंगी तो फिर फ्रिक्वेंट फ्लड तो आएगा ही। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, जहां जहां पर भी डाटा है, ये सब तुम नोट करके रख लेना, मेंस के आंसर लिखने के काम आएगा ये, है ना। कुछ रीजन्स जो है वो तो एवरेज से ज्यादा रेनफॉल होता है, जैसे कोकराझार, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप मुझे बताइए कि करीमगंज डिस्ट्रिक्ट जो है इसका न्यू नेम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ करीमगंज डिस्ट्रिक्ट? और ये न्यू नेम के पीछे क्या आइडिया था, क्या पर्पस था कि ये न्यू नेम डिसाइड किया गया? चलिए हम नेक्स्ट इशू पर चलते हैं। तो नेक्स्ट इशू हमारा क्या हो गया? फ्लड के कंडीशन को और वर्सन करने वाला या फ्लड के कंडीशन को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट कॉज क्या है? अर्थक्वेक प्रोन जोन। अब यहां पे थोड़ा मैं तुम्हारे लिए एडिशन कर देता हूं। अर्थक्वेक प्रोन जोन की वजह से क्या है, रिवर कोर्स जो है, रिवर कोर्स चेंज होता है फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक प्रोन जोन में होने के वजह से। अर्थक्वेक प्रोन जोन के वजह से जो एम्बैंकमेंट्स बने होते हैं, जो डैम्स बने होते हैं, उसके स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके वजह से डिवास्टेटिंग फ्लड आ सकती है। देन क्लाइमेट चेंज, ये एक दूसरा टॉपिक भी हो गया, दूसरा पॉइंट भी हो गया, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के वजह से जो प्रेसिपिटेशन है उसके इंक्रीज डिक्रीज होने के वजह से फ्लड की सिचुएशन। और एक नया फैक्ट मैंने तुम्हारे लिए ऐड क्या किया है, इस वाले पे ध्यान दो कि राइस यील्ड जो कि फ्लड के वजह से अफेक्ट तो हो ही रहा है, और फ्लड जो है वो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट तो होता ही है। ये क्लाइमेट चेंज ना राइस यील्ड पे भी इंपैक्ट डालता है कि अराउंड अगर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो रहा है टेम्परेचर में क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो 0.112 टन्स पर हेक्टेयर का लॉस होता है राइस कल्टीवेशन में। ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि तुम्हें याद रखना है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट रखता है, राइट। देन उसके बाद ह्यूमन इंड्यूस्ड डिसरप्शंस। अब चाहे हम वेटलैंड्स की बात करें, बील्स की बात करें, एम्बैंकमेंट्स की बात करें, डैम वाले रीजन्स की बात करें, जहां पर हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, जहां हम अपने तरफ से जाकर कचरा जमा कर देते हैं, जहां हम इनक्रोचमेंट करते हैं। तो पहले ये जो बील्स थे, पहले ये जो वेटलैंड्स थे, ये ना एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए थे। अब वहां पे क्या है, मिट्टी भरा हुआ है, तो एक्सेस वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, वो फ्लड के रूप में ही बाहर जाएगा ना। एंड दैट्स व्हाई ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स भी काफी सारे हैं जिसके वजह से फ्लड की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। इंपैक्ट की बात करें तो बाई फार अभी तक ही 5.6 लाख पीपल अफेक्ट हो चुके हैं, बाई फार अभी तक, और अभी तो बारिश का सीजन बाकी है। तो सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जिससे ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान होता है। इवन एक इस पॉइंट पर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है कि वाइस ट्रैक्ट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को का प्रोटेक्टेड साइट है, एंड पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 70% पार्ट फ्लड से अफेक्टेड है। एस्टिमेटेड जो इंपैक्ट है यहां, तो ये फिगर ना गाइज अभी कम है, ये जो फिगर है ये इंक्रीज हो जाएगा। कितना अभी फिगर दिख रहा है आपको? अभी भी बहुत ज्यादा है, 1681.49 करोड़। ये फिगर इंक्रीज हो जाता है फ्लड के वजह से। एंड सो फ्लड के प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमें कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है, कुछ वे फॉरवर्ड की जरूरत है, और वो है यहाँ पे वे फॉरवर्ड। सबसे पहले हम बात करें तो हम बात करेंगे नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम का। नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम भी इंप्लीमेंट करवा रही है। बात कर रहे हैं नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम की, तो ये नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम अदर स्टेट्स में भी एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। बट गवर्नमेंट ऑफ आसाम उसको अपने साइट स्पेसिफिक इंटरवेंशन मेथड्स के थ्रू, साइट स्पेसिफिक इंटरवेंशन मेथड क्या, कि जो फ्लड मैनेजमेंट के मेजर्स सपोज गुजरात में काम आने हैं, एग्जैक्टली वैसा ही फ्लड मैनेजमेंट का मेजर आसाम में भी काम आए, ये जरूरी नहीं है। सिमिलैरिटी हो सकती है बट कई बार चेंजेज होते हैं, इसलिए साइट स्पेसिफिक इंटरवेंशन जरूरी होता है। देन री-स्ट्रेंथनिंग ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड के री-स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम जो कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये जो ब्रह्मपुत्रा बोर्ड है, ये ब्रह्मपुत्रा बोर्ड कैसी बॉडी है? क्या ये स्टैच्यूटरी बॉडी है,
क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या इस बॉडी को जस्ट ऑर्डर के थ्रू, गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू बनाया गया था? ये तुम मुझे बताओगे। सो ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का नेचर तो तुम बताओगे, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था ब्रह्मपुत्रा रिवर वाटर को डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए यूज किया जाना। इस बोर्ड को रीस्ट्रेंथन करना भी एक पर्पस। देन उसके बाद क्या? स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, जैसे ये जो इम्बैंकमेंट्स हो गए या फिर ड्रेनेज सिस्टम हो गया या डैम्स हो गए, वो हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट। नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट क्या हो गया? फ्लड फोरकास्टिंग। अगर हम फ्लड फोरकास्टिंग को बेटर करें, अगर हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम पर वर्क करें, तो इससे फ्लड रिलेटेड इशू को टैकल किया जा सकता है। अगर हम लोग जोनिंग रेगुलेशंस लाएं, मतलब पूरे के पूरे आसाम में एक मेजर इंप्लीमेंट करने के बजाय आसाम को अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया गया फ्लड इफेक्ट के थ्रू, और फिर जोनिंग रेगुलेशन लाया जाए, तो ज्यादा फ्लड अफेक्शन, फ्लड मिटिगेशन मेजर्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, इवन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी इसको लेकर काफी कंसर्न्ड है। सो हम फ्यूचर में और नए चेंजेस भी देख सकते हैं। कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडिया टू रेज EU, यूरोपियन यूनियन, टी बैरियर्स इन ब्रुसेल्स टॉक्स अमिड आसाम एक्सपोर्ट कंसर्न्स। इसको हम लोग GS पेपर 2 और 5 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे टी गार्डन के वर्कर्स हैं वो टी लीव्स प्लग करने का काम कर रहे हैं, और नीचे क्या न्यूज़पेपर आर्टिकल से लिखा गया है? इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रिक्टर पेस्टिसाइड रेगुलेशंस ऑन टी एक्सपोर्ट। कि जो यूरोपियन यूनियन ने या यूरोप के बाकी नेशंस ने जो टी ट्रेड को लेकर स्ट्रिक्ट पेस्टिसाइड रेगुलेशंस लाया है, स्ट्रिक्ट पेस्टिसाइड्स रेगुलेशंस है, इसके वजह से टी एक्सपोर्ट कैसे इंपैक्ट हो सकता है। न्यूज़पेपर का एक और आर्टिकल यहां पर है, आसाम टी इंडस्ट्री रेजेस कंसर्न्स ओवर न्यू EU रेगुलेशंस इंपैक्टिंग एक्सपोर्ट। हम इसे देखते हैं कि मेंस में हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या प्रीलिम्स में भी क्या यूज हो सकता है। सबसे पहले हम चैलेंजेस की बात करें तो ये जिस न्यूज़पेपर आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं या जिस न्यूज की बात कर रहे हैं, वो न्यूज है किस चीज से रिलेटेड? तो EU ने, यूरोपियन यूनियन ने नया क्या डिसीजन एक लिया है, न्यू मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स, जिसको शॉर्ट में MRL बोलते हैं। क्या बोलेंगे? MRL। किस चीज को गाइज? मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स को। प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां किसके रेसिड्यू की बात हो रही है? पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज की। तो मैक्सिमम रेसिड्यूज पेस्टिसाइड्स की जो बात हो रही है, तो यूरोपियन यूनियन ने बोला कि आसाम से जो टी एक्सपोर्ट होकर आ रहे थे उनमें पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू का प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया था। स्पेशली कौन से पेस्टिसाइड्स? यहां पे आपको 3 नाम दिख सकते हैं, थियामेथोक्सिम, क्लोथियानाडीन एंड थियाक्लोप्रिड। ये 3 नाम स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान में रखिएगा कि अच्छा ये पेस्टिसाइड्स हैं, वो केमिकल्स हैं जो टी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, बट यूरोपियन यूनियन ने बोला कि इनके प्रोपोर्शन को कम करो, कम करो, कम करो। ये ना जो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स लगाया गया है जिसके वजह से एक्सपोर्ट इंपैक्ट हो सकता है, इसको हम लोग किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं गाइड? नॉन टैरिफ मेजर्स में डिवाइड करते हैं। अभी जो हमारे ट्रम्प अंकल हैं वो टैरिफ मेजर्स लगा रहे हैं जिससे कि इंडिया और बाकी जो डेवलपिंग नेशन है उनका इंडस्ट्री इफेक्ट हो सकता है, उनका ट्रेड इफेक्ट हो सकता है। यूरोपियन यूनियन में टैरिफ मेजर्स के अलावा नॉन टैरिफ मेजर्स भी दिख रहे हैं आपको। अमेरिका भी लगाता है, बट ये नॉन टैरिफ मेजर है, जहां पे टैरिफ नहीं, नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। ओके, तो इनको लेकर काफी कंसर्न बना हुआ है कि इसके वजह से आसाम का जो टी एक्सपोर्ट है वो कम हो सकता है। हालांकि रिवाइज लिमिट जो है, जो नया रिवाइज लिमिट है, वो मई 2025 एंड 2026 से स्टार्ट होने वाला है, और अभी हम लोग आज 8 जून 2025 में ये सेशन कर रहे हैं। इसका मतलब कि अब ये रिवाइज लिमिट ये कंसर्न बन चुका है। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 40 मिलियन kg ऑफ आसाम टी यूरोपियन यूनियन जाता है। अराउंड 50 मिलियन टी जो है ना वो यूरोप को या यूके को, जैसे बाकी यूरोपियन नेशंस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें 40 मिलियन तो किसका रोल है इस 50 मिलियन में से? आसाम के टी का। सो आसाम टी काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज अ बिग कंसर्न, और इसको लेकर बात हो रही है। मेंस में क्वेश्चंस भी आप उम्मीद कर सकते हो। हम आसाम के टी इंडस्ट्री की बात करें तो आसाम का टी इंडस्ट्री जो कि 200 साल से भी पुराना, अपने लेजेंड्स के साथ जी रहा है, अपने लेजेंड्स के साथ आगे बढ़ रहा है। कई कहानियां हैं, कई अचीवमेंट्स हैं टी इंडस्ट्री को लेकर। इवन अभी हमने जो CM की स्कीम की बात की वो भी टी गार्डन वर्कर से रिलेटेड था, है ना? तो मेंस में भी एक टॉपिक हो गया, प्रीलिम्स के लिए भी एक टॉपिक हो गया।
200 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये जो आसाम की टी इंडस्ट्री है, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें, ब्रीफ हिस्ट्री, इसकी डिटेल हिस्ट्री हम लोग दूसरे टॉपिक्स में करेंगे या दूसरे क्लासेस में करेंगे। गवर्नमेंट, यहाँ पे हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि 1833 का टाइम है। 1833 में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक टी गार्डन खुद ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट करती है। देन आसाम कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोज तुम कर लो कि सक्सेसर के रूप में काम कर रही है। किस चीज में? टी प्लांटेशन में। ये पहली कंपनी बनती है, फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू अंडरटेक द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टी 1839 में। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, और ये भी ऑफिशियल फैक्ट है, ऑफिशियल, कि 1839 में आसाम कंपनी नाम की एक कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ही निकलकर फॉर्मेशन हो रहा है सक्सेसर के फॉर्म में उसके, किस चीज के लिए? फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू अंडरटेक द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टी। देन अब टी कल्टीवेशन को और बेटर बनाने के लिए क्या किया गया? टी रिसर्च एसोसिएशन, टीआरए जिसको हम बुलाते हैं शॉर्ट में, चोकलाई जोरहाट में इसका फाउंडेशन किया जाता है, राइट? इसलिए फाउंडेशन किया जाता है ताकि टी कल्टीवेशन को लेकर और ज्यादा वर्क किया जा सके, टी कल्टीवेशन को इंप्रूव किया जा सके। पहले जब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ब्रिटिश ईरा का टाइम चल रहा है, 1911 में एक और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ था, बताना जरा मुझे कमेंट करके। तो जब टीआरए, टी रिसर्च एसोसिएशन तभी डिस्टेब्लिश किया गया, तभी तो प्रॉफिट अर्न करना था। बट तभी से लेके अब तक टीआरए वर्ल्ड के ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टी रिसर्च एसोसिएशन के फॉर्म में टी यील्ड को इंप्रूव करने का काम कर रहा है। जितने डिजीजेज, पेस्ट कंट्रोल होते हैं, वो मेजर्स भी अप्लाई करने का काम करता है। आसाम टी की और हम बात करें, और सिंस यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, तो आप इस फिगर को देखिए, ईस्ट फ्रीसियन टी, जो कि जर्मनी में काफी पॉपुलर है। ईस्ट फ्रीसियन टी जर्मनी का ही पार्ट है, ईस्ट फ्रीसियन पार्ट, ईस्ट फ्रीसियन टी बुलाते हैं, जो कि यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का भी पार्ट है। उसमें आसाम टी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जो ईस्ट फ्रीसियन टी जर्मनी में इतना पॉपुलर है, जो यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का भी पार्ट है, वहाँ आसाम टी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आसाम टी, यहाँ से जो टी लिप्स जाते हैं वो ईस्ट फ्रीसियन टी का पार्ट बन जाता है। ये पॉइंट याद रखना, मेंस के आंसर में लिखने के लिए या प्रीलिम्स में कभी काम आएगा, ठीक है? तो ब्रीफ हिस्ट्री तो हमने देख लिया। स्टेप्स क्या हम टेल ले सकते हैं? जैसे टी रिसर्च एसोसिएशन जो है, साथ ही साथ टी बोर्ड है, और साथ ही साथ फसाई है, फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो इंडिया की रेगुलेटरी बॉडीज है, इन्होंने क्या प्लान किया है कि हमको एक 5 ईयर ग्रेस पीरियड चाहिए सबसे पहले तो। क्योंकि आप जब 2025 मई से जब आप न्यू मेजर्स स्टार्ट करने वाले हो, तो अचानक से अगर ये न्यू मेजर्स ईयू इंप्लीमेंट कर देगा, इसके वजह से आसाम के टी एक्सपोर्ट को बड़ा लॉस पहुंचेगा, ओवरऑल इंडिया के टी एक्सपोर्ट को लॉस पहुंचेगा। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें एक 5 ईयर का ग्रेस पीरियड चाहिए। इस ग्रेस पीरियड से हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो टी ग्रोवर्स हैं, वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और इम्पैक्ट पहुंचेगा नहीं। साथ ही साथ फसाई क्या कर रहा है, वो अब टेस्टिंग को लेकर भी और ज्यादा सिंसियर हो रहा है। स्पेशली जो पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे डीडीटी हो गया, एंडोसल्फाइन हो गया, इनके क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर। दूसरे कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स भी ना सिर्फ आसाम में, बल्कि तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल, जो कि बाकी टी ग्रोइंग स्टेट्स हैं, वहां पे बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स, जैसे रिस्पॉन्सिबल पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। जब पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन ही कम रहेगा तो फिर पेस्टिसाइड का प्रोपोर्शन कम बचेगा। या गैप को बढ़ाना, इंटरवल को बढ़ाना, एप्रोप्रिएट इंटरवल्स बिटवीन पेस्टिसाइड एप्लीकेशंस एंड टी लीव्स प्लकिंग, कि पेस्टिसाइड्स हमने यूज किया, कम ही यूज किया, सस्टेनेबल मैनर में यूज किया, बट प्लकिंग का जो इंटरवल है उसके बीच का गैप बढ़ा दिया जाए, जिससे पेस्टिसाइड्स वॉश आउट होकर निकल जाए। मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट को सेट करना, उसको और ज्यादा बढ़िया बनाना, ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि पेस्टिसाइड्स कंट्रोल मेजर्स के वजह से टी एक्सपोर्ट को हानि नहीं पहुंचे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, आप देख सकते हो, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बॉडी है अरेजा, दैट कॉल्स फॉर ओवरहॉल ऑफ फॉल्टी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नॉर्म्स इन गुवाहाटी, जिसको हम अगेन जीएस पेपर 3 एंड पेपर 5 से कनेक्ट कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के आप, एक पिक्चर मैंने यहाँ लगाया है, अभी एक्सप्लेन करूंगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और यहाँ एक न्यूज़पेपर आर्टिकल, एक बड़े अच्छे न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया था, इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन आसाम जस्ट ऑन पेपर। एक बड़ा कंसर्न मेंशन किया गया, बड़े अच्छे से मेंशन किया गया न्यूज़पेपर में, कि क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग बस पेपर पर हो रही है, जिसके वजह से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी क्या बोल रही है कि भैया हमको कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। तो सबसे पहले तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझते हैं कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है पॉइंट्स के फॉर्म में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। इस इमेज पे ध्यान दो। अब जैसे बारिश का पानी यहाँ आया, यहाँ पे छत है, अब छत से बारिश का पानी बहकर अभी सपोज मान लो नाले में चले गया, सड़क पर आ गया, वाटर लॉगिंग हो गया, बट हम करेंगे क्या, इस रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे।
एक किसान अपने खेत में जाकर क्रॉप्स हार्वेस्ट करता है, जो मिट्टी अभी मिट्टी के रूप में है, उस मिट्टी से सोना उगाता है, क्रॉप्स उगाता है, वो क्रॉप सोने के बराबर है ना। तभी तो गाना गाया था मनोज कुमार साहब ने, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो हमने यहाँ रेन वाटर को भी हार्वेस्ट करना सीख लिया है कि ऊपर से जो रेन वाटर का पानी आ रहा है उसको हम सड़क पे बहने नहीं देंगे, ड्रेनेज में बहने नहीं देंगे, हम उसको क्या करेंगे, पाइप को थ्रू, अब जैसे यहाँ एक फिल्ट्रेशन यूनिट लगा दिया कि गंदगी बाहर निकल गई, फिर उसके बाद यहाँ क्या किया गया, एक मेन टैंक लगाया गया है। अब इस टैंक में पानी को इकट्ठा किया जाएगा, ये अंडरग्राउंड टैंक भी हो सकता है। अब इस टैंक से फिर यहाँ पाइप लगाकर आपको कपड़े धोने हैं वॉशिंग मशीन में या बाथरूम में, आपको कार बाइक धोना है, टॉयलेट फ्लश करना है, गार्डनिंग करना है, पाइप के थ्रू यही रेन वाटर आगे यूज हो गया। या अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको वेल में कनेक्ट कर दिया गया, कुएं में, और वो चले गया ग्राउंड वाटर में। ये हो गया हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जिससे एक्सेस रेन वाटर बर्बाद नहीं हुआ, हमने उसका भी यूज कर लिया, उसको भी हार्वेस्ट कर लिया। तो बढ़िया मेथड है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके मेथड्स के टाइप आप देखो तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग आपको दिख रहा था। सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जैसे सबसे बढ़िया सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग में बील्स या भी जो वेटलैंड्स है ना, वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी आर्टिफिशियल पॉन्ड बना दिया जाता है कि पानी जो से सपोज मान लो छत पे नहीं फील्ड में गिर रहा है, उसको आर्टिफिशियल पॉन्ड में या वेटलैंड में इकट्ठा कर दिया जाए। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज सरफेस, ये जो सरफेस के थ्रू छत से पानी निकलकर यहां पर हमने ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया, या तो ये करेंगे या डायरेक्टली क्या करेंगे, छत का बहता हुआ पानी या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे बहते हुए पानी को सीधे हम लोग ग्राउंड में डालने की कोशिश करेंगे, वेल बनाकर। ये डायरेक्ट इतना सारा तामझाम नहीं करके भी डायरेक्ट वेल में डालने की भी कोशिश करेंगे, जिससे ग्राउंड वाटर में पानी का लेवल बढ़ जाए, रिचार्ज हो जाए। तो ये सारे इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज आप देख सकते हो कि ये सारे एडवांटेज हैं। इवन ह्यूमन के पीने के लिए भी पानी को यूज किया जा सकता है। यहाँ पर तो जो मेजर्स आपके मैंने इमेज में दिखाए हैं वो गार्डनिंग के लिए, बाथरूम में, कार या बाइक धोने या कपड़े धोने के लिए हैं, पर अगर फिल्ट्रेशन अच्छा से किया जाए गाइज तो ह्यूमन ड्रिंकिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ठीक ना। अब हम आसाम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें। अच्छा, आसाम से पहले जरा हम इंडिया के रेन वाटर हार्वेस्टिंग को देख लें। तो इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर क्या मेजर्स हैं, इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर क्या मेजर्स हैं, देखिए यहाँ धौलावीरा की हम बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। धौलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और गाइज अभी जब मैं आपके लिए आसाम प्रहरी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो स्टूडेंट्स के कॉल भी आने शुरू हो गए हैं जो प्रीलिम्स देकर आ रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग गाइज कि पेपर चाहे फैक्चुअल हो या पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, परेशान मत हो। कट ऑफ ना लो रहेगा। जब पेपर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना तो तुम्हारे एक के लिए नहीं सबके लिए रहता है, 2-4 ज्ञानी लोगों को छोड़कर। वो ज्ञानी लोगों का वैसे भी नहीं निकलता है कुछ। कट ऑफ लो रहेगा, तुम परेशान नहीं हो, पेपर 2 अपना अच्छे से देकर आओ और रिलैक्स होकर आगे की पढ़ाई करो, ठीक है। आओ हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो हिस्ट्री में धौलावीरा जो कि हड़प्पन साइट है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है। आप ऐसे एग्जाम्पल मेंस में लिख सकते हो, आपके मेंस के आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और बाकी क्या, बावली या बावरी स्ट्रक्चर आपने पीके मूवी में भी देखा होगा। दिल्ली में उग्रसेन की बावली बड़ी पॉपुलर है, जहां पे स्टेप्ड वाटर टैंक बनाए जाते हैं, स्टेप वेल, मतलब ऐसे सीढ़ियों से उतरकर नीचे पानी तक गए। ये वाला, ये पानी यहाँ पर, हालांकि ये गंदा हो गया अभी गंदगी की वजह से, पहले बड़ा क्लीन रहता था। ये राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में ये बावली स्ट्रक्चर या बावरी स्ट्रक्चर बड़ा पॉपुलर था। और हमारी इंडियन करेंसी के नोट पर भी है। कौन से नोट पर है, किस डिनोमिनेशन पर है, तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। देन हम टाक्का की बात करें, राजस्थान का एक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड सिलिंड्रिकल। अब राजस्थान में ही क्यों टाक्का है, ड्राई रीजन है ना गाइस। तो जो ड्राई रीजन होते हैं ना वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बिल्कुल अपनाते हैं कि भैया जब आसमान से तेज बारिश हो रही है उसको हार्वेस्ट कर लो ना, उसको रख लो ना अपने पास। यही ना समझदारी है, यही है स्मार्टनेस है। बाकी और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का खूल, नागालैंड का जैबो सिस्टम, आहार पाइन बिहार का, कुंभम टैंक्स आंध्र प्रदेश का। आसाम में भी ऐसे कोई यूनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं तो तुम बिल्कुल हमें बताओ, सबके साथ शेयर करो। सो इंडिया की रिच हिस्ट्री में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कई सारे मेजर्स हैं जो आप यहां से एग्जाम्पल अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। देन हम आसाम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो आसाम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना सिर्फ एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन है फ्लड के लिए, बल्कि जो हमारी नीड है वाटर का। अब अभी सपोज ये जो जेका वाला प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से लोगों के घर में पानी आया, बट वाटर स्कार्सिटी वह भी रहती है ना।
आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जब टैंक से पानी जाता था, अभी भी टैंकर्स तो चलती हैं वाटर वाले, कितनी दिक्कत होती थी। अगर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छे से करना शुरू कर लिया ना, तो वो टैंकर वालों पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। उनको थोड़ा बुरा लगेगा टैंकर्स एसोसिएशन को सुनकर, बट कहीं ना कहीं वो भी पानी तो यूज करते ही हैं अपने घरों में, जो ड्राइवर्स हैं हमारे या जो बाकी कॉमन पीपल हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अच्छा सॉल्यूशन है। साथ ही साथ हम अर्बन फ्लड को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। इसको लेकर आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो, आसाम यूनिफाइड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस रेगुलेशन बाई लॉज 2022 एंड गुवाहाटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस बाई लॉज 2014। मतलब पहले 2014 में गुवाहाटी के लिए और फिर 2022 में पूरे आसाम के बिल्डिंग्स के लिए बाई लॉज या रूल्स रेगुलेशंस सरकार ने निकाला था। सरकार ने रेगुलेशंस क्या निकाला कि हर बिल्डिंग को 1 और मोर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर चाहिए, 1 और मोर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्पेशली किस रीजन में, अर्बन रीजन्स में। और ये जो बाई लॉज है ना, ये सिर्फ कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए नहीं है गाइज, ये कॉमर्शियल बिल्डिंग के साथ साथ आपका जो इंडिविजुअल घर है उस पर भी एप्लीकेबल होता है। हालांकि अगर आपने इंडिविजुअल घर में इस चीज़ को अप्लाई नहीं किया तो वो हम कहीं ना कहीं अपनी फंडामेंटल ड्यूटी या बाकी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी निभाने से चूक जाते हैं। अगर उसको सही से निभाएं तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो। कॉमर्शियल जो बिल्डिंग्स है वहां पर तो इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाया ही जाता है, या कहीं अगर चूक हो गई है तो उसको करवाने की जरूरत है, राइट। तो आप ये दोनों बाईलॉज को अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो। बट चैलेंजेस क्या हो रहा है, चैलेंजेस ये हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द जनरल पीपल कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेस स्टिल डू नॉट अप्लाई फॉर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। गुवाहाटी, जैसे हम गुवाहाटी की बात करें तो जो यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सरकार क्या बोल रही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अपने घर, जब इंडिविजुअल घर बनाते हैं तो ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो इनको म्यूनिसिपैलिटी से लेना है या बाकी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से लेना है, उनसे वो सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं। मतलब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स अपने घरों में नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल लोगों को सरकार अगर आपके ऊपर केस करके आपको समझाए तो वो तो सही मेजर नहीं होगा ना। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी चाहिए। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट या रिस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट आपसे ये उम्मीद है कि आप इस चीज को बढ़िया कीजिए। देन उसके पास कॉमर्शियल बिल्डिंग जो है वो सर्टिफिकेट तो ले लेती हैं फ्लैट सेल करने के लिए, लेकिन उसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर रही है। एंड दैट्स वाई ये प्रॉब्लम बना हुआ है। अगर हम इन प्रैक्टिकल चीजों को एड्रेस कर सकें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बेनिफिट्स हमको ना सिर्फ फ्लड कंट्रोल करने के लिए बल्कि वाटर स्कार्सिटी को भी एड्रेस करने में हो पाएगा। अब हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें तो मुख्यमंत्री एति कोली दूती पात, यहाँ पे एक कली दो पात की बात हो रही है। एक कली मतलब 1 बर्ड एंड 2 लीव्स। टी का इससे बढ़िया और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टी लीव्स का। आइए, मुख्यमंत्री, आप यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देख सकते हो और नीचे टी गार्डन वर्कर्स को। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इनके लिए एक नया स्कीम क्या अनाउंस किया, एति कोली दूती पात स्कीम, मतलब 1 बर्ड एंड 2 लीव्स स्कीम विच इज क्लोजली कनेक्टेड टू टी कल्टिवेशन। यहाँ पे टी गार्डन वर्कर्स को एक 1 टाइम, ध्यान दो यहाँ पे वर्ड पे, क्या ध्यान दो, 1 टाइम है, 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस है। कितना देना है फाइनेंशियल असिस्टेंस एक टाइम के लिए, 5,000 रुपए का, ठीक है। टू ईच परमानेंट एंड टेम्पररी लेबरर्स, मतलब दोनों काइंड ऑफ लेबरर्स के लिए इन द स्टेट्स टी गार्डन। 7 लाख से ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा आप वर्कर्स को देख सकते हो कि 7 लाख से ज्यादा वर्कर्स इसके थ्रू बेनिफिटेड होने वाले हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम जिससे आपको 1 टाइम एक बार 5,000 रुपए मिलेंगे। परमानेंट और टेम्पररी जिस भी क्लासिफिकेशन में टी गार्डन वर्कर्स हो, इनको एति कोली दूती पात स्कीम या 1 बर्ड 2 लीव्स स्कीम के थ्रू 5,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है। सरकार इसके रिटर्न में आपसे कुछ नहीं लेगी, बस आपको हेल्प कर रही है। जो आसाम इंडिया के रिच टी गार्डन वर्कर्स जो हैं, जो रिच कल्चर को और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको सहायता मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक, विनीता छेत्री। यस, दिस इज द गर्ल who has made proud not only Assam but the entire India and the world। क्योंकि जब ब्रिटेन के स्टेज पे ये छोटी बच्ची, वो टाइगर श्रॉफ का डायलॉग है ना कि छोटी बच्ची है क्या, तो हाँ ये छोटी बच्ची है, पर इस छोटी बच्ची ने वो काम किया है कि देखो कितने प्राइड से ये आसाम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ है। और ये छोटी बच्ची ने पूरे देश दुनिया की बच्चियों को बताया कि अगर आपने, जैसे इन्होंने डांस के फील्ड में अच्छा परफॉर्म किया, चाहे डांस हो, सिंगिंग हो या बाकी और भी कोई कर्तव्य आपके स्किल्स हो, अगर आपके पास स्किल है तो आपकी उम्र कोई पैमाना नहीं है। आपका स्टेट, आपका रीजन, आपका लैंग्वेज, किसी भी रीजन से हो, आप इंडिया से हो, इंडिया के किसी भी रीजन से हो, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से हो, आपकी स्किल्स वैल्यू रखती है। इसलिए ब्रिटेन गॉट टैलेंट में भी आसाम इंडिया की एक बेटी, छोटी बेटी ने जाके बड़ा काम किया है, ठीक है। 9 ईयर ओल्ड लड़की है, छोटी बच्ची है,
बट ये छोटी बच्ची ने 3rd प्लेस हासिल किया, जो कई बड़ों को नहीं मिल पाता है। अपने आप में बहुत बड़ी बात। कहां पर? ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में, राइट। शी इज द फर्स्ट कंटेस्टेंट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से पहली कंटेस्टेंट है जो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाई है। इस ब्रिटेन गॉट टैलेंट में इन्होंने तो 3rd मुकाम हासिल किया है। हम फर्स्ट हासिल करने वाले की बात करें तो ब्रिटिश मैजिशियन हैरी मोल्डिंग है, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन होल्ड किया। सेकंड पोजीशन एक ग्रुप है स्विस बेस्ड एलईडी डांस ग्रुप द ब्लैकआउट्स, इन्होंने होल्ड किया है। फिल्म्स में कभी आ सकता है, बट आप इस लड़की के जज्बे को देखिए कि इतने कम उम्र में, 9 साल की उम्र में इसने इतना बढ़िया काम किया। और ये फर्स्ट भी आ सकती थी, आएगी आगे, फर्स्ट बिल्कुल आएगी। वोटिंग के टाइम में क्या हुआ ना कि हम सारे इंडियंस वोट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये जो वोटिंग था वो लास्ट में सिर्फ यूके बेस्ड सिटीजन्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड था। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे जिसके वजह से हमारी इंडिया की बेटी को ज़्यादा वोट हम नहीं दे पाए, राइट। वोटिंग भी कई बार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट फिर भी 3rd पोजीशन हासिल करके भी इसने भारत का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें प्रीलिम्स से स्पेसिफिक क्या है टॉपिक। तो यहाँ पे आप एक फिश की बात कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज को ना ऐसे स्पीसीज पूछने की बड़ी लत रहती है। आप इस फिश के डिफरेंट एंगल्स देखो, ये फ्रंट पार्ट है, ये रियर ऑब्लिक पार्ट है, ये रियर पार्ट है। स्ट्रिप्स देख सकते हो आप इसके बॉडी पर, है ना, ये स्ट्रिप्स बने हुए हैं, डार्क ग्रे स्ट्रिप्स। मेघालय में एक नया केव ड्वेलिंग फिश मिला। याद रखिएगा, मेघालय में और भी बाकी अदर भी केव ड्वेलिंग फिश हैं, ये इकलौता नहीं है। इससे पहले भी 6-7 और केव ड्वेलिंग फिशेस मिल सकते हैं, मिल चुके हैं, इवन इससे ज्यादा भी होंगे। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सिस्ट्यूरा डेंसिक्लेवा, सिस्ट्यूरा डेंसिक्लेवा एज ए न्यू स्पीसीज ऑफ ट्रोग्लोफाइल। ट्रोग्लोफाइल ये एक नया टर्म याद रखो, एग्जामिनेशन में आएगा। ट्रोग्लोफाइल मतलब ऐसे स्पीसीज जो कि केव्स के साथ साथ अबव ग्राउंड वाले रीजन में भी अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। तो हमारी ये जो ये फिश है ये वैसे केव स्पीसीज है, बट इसको अब अबव ग्राउंड वाटर में भी देखा गया है, ठीक है। इसको ट्रोग्लोफाइल बुलाया जाता है। ये ट्रोग्लोफाइल टर्म लिख लीजिए। कहाँ मिला है आपको? क्रेम मोजिम्बुइन ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में, मतलब ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय में। ये जो क्रेम, क्रेम का मतलब ही होता है केव्स, है ना, इसका मतलब ही होता है केव्स। मोजिम्बुइन जो केव्स रीजन है ईस्ट खासी हिल्स मेघालय का, वहां पर आपको ये नया केव ड्वेलिंग फिश मिला है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो फिश है ये डार्क रीजन होता है, डार्क एरियाज होते हैं, उसके लिए खुद को अडॉप्ट करके रखा है इस फिश ने। बट इट कैन ऑल्सो सर्वाइव ऑन सरफेस वाटर, इसलिए तो हम इसको ट्रेगोफाइल बोल रहे हैं, राइट। बाई फार द स्टडी शोज इट इज इंडेमिक टू द ईस्ट खासी हिल्स। इंडेमिक नेचर भी है। इंडेमिक नेचर मतलब कि ये सिर्फ इसी रीजन में अभी मिल रही है ना, इट इज ओनली फाउंड इन दिस रीजन। बाकी अभी अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो अभी कोई IUCN स्टेटस खास दिया नहीं गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी कोई खास इसका मेंशन नहीं है। धीरे धीरे जब रिसर्च होगा तो हमें और बातें मालूम पड़ेंगी। हम केव्स की बात करें तो हमारा मोजिम्बुइन जो केव है दैट इज ए नेचुरल केव मेड अप ऑफ कैलकेरियस सैंडस्टोन से बना हुआ। यहाँ पर एक शिवलिंग भी है गाइज, भगवान शिव को डेडिकेटेड एक शिवलिंग भी है, और इस शिवलिंग की वजह से भी इस केव की काफी पॉपुलैरिटी है, ठीक है। तो एज ए टूरिज्म, जो टूरिज्म नॉर्मल बाकी लोगों को अपील कर रहा है, यूथ को अपील कर रहा है, साथ ही साथ रिलीजियस या कल्चरल टूरिज्म के लिए भी जो हमारा मोजिम्बुइन केव्स है वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है। और अब यहाँ पे तो रिसर्च फैसिलिटीज भी ये वाली चल रही हैं स्पीसीज, फिश स्पीसीज को लेकर। देन आपका हो गया क्या? लीची फेस्टिवल, तेजपुर का लीची फेस्टिवल। तेजपुर का लीची फेस्टिवल क्या? तेजपुर लीची फेस्टिवल, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम GI टैग की बात करें। GI टैग इसको 2015 में मिला है तेजपुर लीची को। तुम्हारे लिए होमवर्क है कि आसाम में और बाकी कितने प्रोडक्ट्स हैं जिसको GI टैग मिला है, ये तुम मुझे बताओगे। और मैं ना बार बार ये तुमसे क्यों बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ। कई क्वेश्चन दोबारा भी पूछता हूँ, इसका सिंपल रीजन है गाइज, क्योंकि जब तुम बार बार आंसर करते हो ना तो वो चीज़ें तुम्हारे माइंड में रिकॉल होती हैं। एंड हमेशा जिंदगी में यही तो चलता है, रीड, रिवाइज एंड परफॉर्म। जितना आप रिवाइज करोगे ना, जितना रिवाइज करोगे उतना बढ़िया आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे बताना बाकी और GI टैग किन प्रोडक्ट्स को मिला है। तो ये जो तेजपुर लीची फेस्टिवल है, ये लीची फेस्टिवल शुरू कैसे हुआ तेजपुर में, शुरू कैसे किया गया इस साल 2025 के हम जो लीची फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तेजपुर का। तो सबसे पहले एक सेरेमोनियल लाइटनिंग की गई, सम्मानित किया गया। सम्मान में किन के सम्मान में? तो पद्मनाथ गोहाइन बरुआ जी के सम्मान में। पद्मनाथ गोहाइन बरुआ जी जो हैं, इन्होंने आज से 100 साल पहले एक लीची का प्लांट लगाया था। कहाँ लगाया था? 1923 में तेजपुर में। मतलब जो पॉन्ड एरिया था उस पॉन्ड एरिया में मिट्टी डाला, जो पॉन्ड एरिया खाली था, और उस पॉन्ड एरिया में मिट्टी भरकर फिर यहाँ पर इन्होंने एक प्लांट लगाया था लीची का 1923 में, जिसके 100 साल हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो 100 साल लीची के पेड़ के हो गए
वहाँ पर ही जो हमारे स्वर्गीय पद्मनाथ गोहाइन बरुआ जी जो हैं, इनके ऑनर में दीप जलाया गया। इनके बारे में हम बात करें तो लेजेंड पर्सन है, लेजेंडरी पर्सन है, जिन्होंने आसाम के लिटरेचर के फील्ड में काफ़ी बढ़िया काम किया है, साथ ही साथ सोशल वर्क में भी। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? आसाम साहित्य सभा के। आसाम साहित्य सभा के फर्स्ट प्रेसिडेंट, साथ ही साथ तेजपुर म्यूनिसिपैलिटी के भी फर्स्ट चेयरमैन बने। तो इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके कंट्रीब्यूशन से लीची में भी, यहाँ तो इन्होंने लिटरेचर में काम किया ही, साथ ही साथ लीची कल्टीवेशन को भी एक नया डायरेक्शन दिया, राइट। तेजपुर लीची की बात करें तो काफ़ी हाई पल्प कंटेन होता है, जूस कंटेन भी काफ़ी हाई होता है, अराउंड 60% तक, जिसके वजह से ये स्क्वैश बनाने के लिए या जूस बनाने के लिए काफ़ी बढ़िया है। बट कुछ चैलेंजेज हैं, जैसे सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात करें। अब लीची कल्टीवेशन में भी पेस्टिसाइड्स तो यूज किए ही जाते हैं, तो ये पेस्टिसाइड का प्रोपोर्शन कम होना चाहिए, नहीं तो एक्सपोर्ट में भी दिक्कत होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी। एस्टेब्लिशिंग ए क्वालिटी कंट्रोल कमेटी, ये भी एक कंसर्न है, ये भी होना चाहिए। एंड इंटीग्रेटिंग लीची कल्टीवेशन विथ टूरिज्म। अगर टूरिज्म के साथ लीची कल्टीवेशन को कनेक्ट कर दो तो देखो, ना सिर्फ तेजपुर के लिए बल्कि पूरे आसाम के लिए, आसाम में टूरिज्म से रिलेटेड कई स्पॉट्स हैं, कई चीज़ें हैं। अब अगर हम लीची कल्टीवेशन को टूरिज्म से कनेक्ट कर देंगे तो ये और बढ़िया ग्रो करेगा, है ना। सो दैट्स वाई ये चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और टॉपिक, यहाँ पे आप जो पिक्चर्स देख रहे हो, ये जो इमेजेस देख रहे हो, इसमें रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं और बाकी रिसर्च एसोसिएट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के हैं, जिन्होंने इंडिया के न्यूक्लियर रिसर्च में अपना एक नाम, अपना एक मुकम्मल पोजीशन होल्ड किया है। क्या है? वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता। अब तुम बोलोगे कि सर हम पढ़ रहे हैं आसाम पीसीएस के बारे में या आसाम प्रहरी, तो यहाँ पे कोलकाता के इस सेंटर की बात क्यों आ गई? तो गाइज बात ऐसे है कि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, जो रिसर्च करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड नहीं है, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन से बिल्कुल लिमिटेड नहीं है। पहले ही मैंने तुम्हें समझाया ना कि लैंग्वेज, रीजन, ये सब बस कुछ लोगों के बहकाने की बात है। बाकी जो लोग सच में समझदार हैं वो इन सब बहकावे में नहीं पड़ते हैं। ये जो हमारे रिसर्च एसोसिएट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने रिसर्च करना किस में शुरू किया? न्यूक्लियर रिसर्च, स्पेसिफिकली साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी, साइक्लोट्रॉन वर्क हम पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या है? सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन, और उसको लेकर एक रिसर्च फैसिलिटी कोलकाता में प्रेजेंट है। तो इसलिए आप कोलकाता के इस रिसर्च फैसिलिटी की भी बात कर रहे हैं। ये स्टूडेंट रिसर्च एसोसिएट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के हैं, बट इन्होंने रिसर्च सक्सेसफुली जाकर कहां पर किया? वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता में। अब यहां पे ये जो रिसर्च कर रहे हैं, इसका अचीवमेंट क्या है कि वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता हैज कैपेसिटी टू रीच पार्टिकल एनर्जीज बिटवीन 400 एंड 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बाकी इंडिया में जो ऐसे फैसिलिटीज हैं, बाकी इंडिया में पुणे में टाटा की एक फैसिलिटीज है, साथ ही साथ न्यू दिल्ली में भी ऐसी फैसिलिटीज है, बट इन फैसिलिटीज में इतने हाई जो यहाँ पे 400 टू 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतने हाई एनर्जी तक अभी भी रिसर्च पॉसिबल नहीं हो पाया है। ये सिर्फ कोलकाता में पॉसिबल हो पाया है, और कोलकाता में किसने पॉसिबल किया? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्मार्ट माइंड्स ने, राइट। सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन रिसर्च की बात करें तो सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन रिसर्च में क्या होता है? एक पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। आप थोड़ा इमेज यहाँ देख सकते हो, इस वाले पार्ट को ध्यान दो, ये एक पार्ट है, वैसे मशीन काफी बड़ी होती है, बस एक पार्ट है। तो ये जो सुपर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, जो सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन है, उसका एक पार्ट दिख रहा है, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर का काम करेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करके, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का यूज करके बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाएगा और पार्टिकल्स को स्पिन किया जाएगा, चार्ज पार्टिकल्स को। अब उसके जो भी उसके रिलेटेड, चाहे हाई एनर्जी स्मॉल स्पेस में इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, आपको घुमाया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है, स्पिन किया जा रहा है, उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे उन रिजल्ट को मॉनिटर किया जाता है। इन रिजल्ट को मॉनिटर करने से हमें फायदा क्या होगा? प्रोटॉन थेरेपी में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, और साथ ही साथ मेडिसिन के फील्ड में। मतलब कोई एक लिमिटेशन नहीं है, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मेडिसिन और इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू न्यूक्लियर फिजिक्स, इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू इन ऑल सच फील्ड, जहां पर हम पार्टिकल एक्सेलरेशन से, हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेशन से नए नए रिसर्च फैसिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें मेडिसिन भी बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आज के आपके आसाम प्रहरी के टॉपिक्स थे। अब आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहले प्रीलिम्स से स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसको पॉज करके कमेंट सेक्शन में तुम आंसर करोगे। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, और ध्यान से पढ़ना, वर्ड को ध्यान देना, जहां पे ओनली लिखा रहे, जैसे चलो एक हिंट दे देता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है? द सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर मेडिसिन, मेडिकल आइसोटोप। प्राइमरली सिर्फ इसके लिए क्यों यूज करेंगे? मेडिकल आइसोटोप बनाना कोई प्राइमरी गोल नहीं है।
दैट कैन बी एन आउटकम, आउटकम हो सकता है बट प्राइमरी नहीं है, राइट इसके अलावा बाकी रिसर्च फैसिलिटीज भी है, न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज है, सो प्राइमरी गोल नहीं होगा। इन सब वर्ड पे ना प्रीलिम्स में बड़ा खास ध्यान देना, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बाकी ये स्टेटमेंट आप पढ़िएगा। देन नेक्स्ट आपको केव ड्वेलिंग फिश के बारे में है, हर स्टेटमेंट केयरफुल्ली पढ़िएगा। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस के बारे में है, एंड मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात स्कीम के बारे में है। फिर मैंने आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर बना के दिया है, और मेंस क्वेश्चन का अप्रोच भी है। मेंस क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन, टी इंडस्ट्री इन आसाम विच हैज हिस्टोरिकली बीन ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ए स्टेट्स इकोनॉमी इज फेसिंग अ रेंज ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। देखो नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है, जैसे सपोज क्वालिटी इंप्रूव करने की बात या पेस्टिसाइड कंट्रोल की बात हो रही है, ईयू ने जो लगा दिया वो एक नॉन टैरिफ मेजर है ना, तो ऐसे नॉन टैरिफ मेजर की वजह से ये चैलेंजेस फेस कर रही है टी इंडस्ट्री, तो क्रिटिकली एनालाइज करने बोला है और वे फॉरवर्ड बताने बोला है। सबसे पहले आप एक ब्रीफ इंट्रो बताइए कि आसाम किस तरह से लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, कितना कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट में, ये आप पहले बताइएगा इंट्रो में। देन रिसेंट के जो नॉन टैरिफ चैलेंजेज हैं, जैसे क्वालिटी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स लाइक पेस्टिसाइड्स लेवल जो है, इसके बारे में बात करेंगे, आज एक्सप्लेन किया था मैंने। ग्लोबल पुश फॉर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को लेकर या ऑर्गेनिक टी की डिमांड को लेकर जो ग्लोबल पुश है वो मेंशन करोगे सेकंड पॉइंट में। देन नॉन टैरिफ इश्यूज इन डोमेस्टिक मार्केट्स लाइक लॉजिस्टिकल डिलेज, पैकेजिंग मटेरियल शॉर्टेजेज, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज एंड वेलफेयर स्टैंडर्ड्स। तो इन चारों पॉइंट्स को 1 2 3 4 इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करना है कि ये सारे नॉन टैरिफ चैलेंजेज हैं। अब इन नॉन टैरिफ चैलेंजेस को जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इन्हीं इश्यूज से रिलेटेड सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उन सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना है, एंड देन फिर वहां पे वे फॉरवर्ड बता के कंक्लूड करना है। इस तरह से एक कंक्लूजन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है। इस तरह करके आप आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो साथ ही साथ, ठीक है। ये आज का आसाम प्रहरी का सेशन था। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे, इसी तरह से डिटेल में एनालिसिस करेंगे, हर टॉपिक्स के हर एस्पेक्ट को देखेंगे ताकि हमारा पूरा मंथली करंट अफेयर्स अच्छे से हो सके, राइट। आज एग्जाम देकर आना और कोई टेंशन नहीं लेना, कट ऑफ को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपस में डिस्कशन से दूर रहना, जो भी डिस्कशन करना है ना हम लोगों के साथ करो, टीचर्स के साथ, आपस में चे चे खचर मचर नहीं, वो मछली मार्केट में होता है वैसा नहीं बनाना है, राइट। रिलैक्स करना। हम जल्द आपके साथ मेंस प्रोग्राम लेकर आएंगे, ये इनिशिएटिव तो यूट्यूब पे चलते ही रहेंगे। मेंस पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, आसाम के पार्ट का करवाऊंगा मैं, हिस्ट्री का करवाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट का बाकी टीचर्स करवाएंगे। तो मेंस को लेकर भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पूरी तैयारी अच्छे से चलती जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।